नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाइस द प्राइमरी स्कूल यूनिट ऑफ ज्ञान मंजरी विद्यापीठ और मैं प्रतीक राज्य गुरु आप सभी छात्रों का आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। विषय नंबर 3, जरा मुस्कुराइए। जरा मुस्कुराइए जो है वह है चुटकुले। चुटकुले यानी जॉक्स। चुटकुले को हम लोग जो है वह जॉक्स के नाम से जो है वह पहचानते हैं और हंसना जीवन के लिए बड़ा ही अच्छा और बड़ी ही सुंदर बात जो है वह हास्य को कही गई है। जीवन में आनंद से, मौज से यदि हमें जिंदगी जिंदादिली के साथ जो है वह जीनी है तो हमारे चेहरे पर सदैव जो है वह मुस्कान, एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुस्कान जो है वह बनी रहे तो बड़ी अच्छी और बड़ी सुंदर बात जो है वह कही जाती है। और हंसना कितना जरूरी है, हास्य जो है उसका हमारे जीवन में क्या स्थान है, एक ही दृष्टांत के साथ में आप लोगों को जो है वह बताता हूँ, समझाता हूँ कि मान लीजिए एक बार जब हम तस्वीर खिंचवाते हैं, हम जो है वह फोटो लेते हैं, फोटो निकालते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर सेल्फी खींच रहा हूँ मैं अपने ही मोबाइल से। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर सेल्फी खींचने के लिए जा रहा हूँ तो सेल्फी खींचते वक्त मैं गंभीर रूप से अपना चेहरा जो है वह दिखाई दे, उस हिसाब से, उस प्रकार से यदि मैं फोटो जो है वह निकालता हूँ तो वह फोटो उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना अच्छा फोटोग्राफ चेहरे पर छोटी सी स्माइल के साथ जो है वह हम फोटो निकालते हैं। तो मित्रों याद रखें कि एक बार चेहरे पर आई हुई छोटी सी मुस्कान से हमारी तस्वीर जो है वह सुंदर दिखाई देती है तो हम हर हमेशा, हर हाल में, सुख में, दुख में, सभी परिस्थिति में, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने चेहरे पर एक छोटा सा स्मित जो है वह बरकरार रखे तो हमारा जीवन जो है वह कितना अच्छा और कितना सुंदर बन सकता है, उसकी भी हमें कल्पना जो है वह करनी चाहिए। जीवन में हास्य का बड़ा महत्व है और आप सभी छात्र जो है वह अपनी किताब में देखें उससे पहले अभी जो है वह कुछ चुटकुले यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है वह मैं सुनाता हूँ। आशा करता हूँ ये सारे चुटकुले आपको जो है वह पसंद आएंगे। लेकिन यहाँ पर भले ही हिंदी का यह लेक्चर है लेकिन चुटकुलों, यहाँ पर मैं जो चुटकुले आपको सुनाना चाहता हूँ उसकी मजा जो है वह और रंग से और रूप से, स्वरूप से आए, इसलिए मैं ये चुटकुले जो है वह मैं आपको गुजराती में ही सुनाऊंगा। आशा करता हूँ आपको पसंद आए। હમણાં હાલમાં અત્યારે કોરોનાના દિવસો જે છે એ ચાલી રહ્યા છે, ચારે બાજુ બસ કોરોના કોરોના કોરોના। ટીવી શરૂ કરો તો કોરોના, મોબાઈલમાં વોટ્સઅપ શરૂ કરો તો કોરોનાના મેસેજ, વર્તમાન પત્ર છાપું ખોલો તો કોરોનાના મેસેજ। કોઈ મહેમાન આવતા જ નથી, વિપરીત પરિસ્થિતિ છે કોરોનાની, કોઈ આવતા નથી પણ ઘરે કદાચ માની લ્યો કે કોઈ બેસવા આવ્યા તો આવે તો પણ કોરોનાની જ વાતો કરે છે। હાહાકાર કોરોનાનો ચારે બાજુ જે છે એ થઈ ગયો છે અને કોરોનાના હાહાકારમાં અત્યારે સૌથી વધારે પ્રચલિત બનેલા શબ્દમાં પહેલો શબ્દ છે માસ્ક, બીજો શબ્દ છે સેનિટાઈઝર। માસ્ક અને સેનિટાઈઝર અને ત્રીજો લોકડાઉન, આ ત્રણ પરિસ્થિતિમાં આપણે અત્યારે જે છે મુકાઈ ગયા છીએ। ગમે ત્યારે તો કે બહાર નીકળીએ એટલે પહેલા ફરજિયાત માસ્ક પહેરવું પડે છે અને આ માસ્ક પહેરી અને બધા અત્યારે આટા મારીએ છીએ આપણે ચારે બાજુ। એટલે એક કવિએ સરસ મજાની કવિતા લખી કે માસ્ક પહેરીએ એટલે આ રીતે આપણે વ્યવસ્થિત રીતે માસ્ક N95 માસ્ક જે છે એ મેં અહીંયા પહેરેલો તમને જોવા મળે છે। ફરજિયાત માસ્ક થઈ ગયું છે
એક દૈનિક ક્રિયાઓમાં ઘરે હોય ત્યારે જ માસ્ક નથી પહેરતા, બાકી બધે માસ્ક પહેરીને આપણે ફરીએ છીએ. એટલે એક કવિએ સરસ પંક્તિમાં લખ્યું કે હવે આંખોથી હસતા શીખો સાહેબ, હવે આંખોથી હસતા શીખો સાહેબ, કારણ કે હોઠોનું સ્મિત તો આ માસ્કે છીનવી લીધું છે. માસ્ક જે છે એ પહેરીને આપણે હસીએ છીએ, સામેવાળાને બતાતું નથી. કેમ? તો કે આખું આડું માસ્ક આવી જાય છે. એટલે હવે તો આંખોથી હસતા શીખવું પડે એવી પરિસ્થિતિ, એવા દિવસો જે છે આવી ગયા છે હમણાં. અને સેનિટાઈઝર જ્યારે હોય ત્યારે જ્યાં જોઈએ ત્યાં આગળ સેનિટાઈઝર જે છે એ આપણે કાઢી અને સેનિટાઈઝ હાથ જે છે એ કરતા હોઈએ છીએ. સેનિટાઈઝર જે છે એ જ્વલનશીલ પદાર્થ છે. ગામડાના એક દાદા અને બરોબર જે છે એ સરકારી બસમાં બેસવા ગયા, મસ્તીની બીડી પીતા પીતા બસમાં જે છે એ ચડવા ગયા. એટલે બહાર ઓલો કંડક્ટર ઊભો હતો, એણે દાદાને કીધું, દાદા લાવો હાથ ધોવા પડશે, આ પાણી સેનિટાઈઝર કરી દો. કે આ શું કે આ સેનિટાઈઝર કહેવાય, આનાથી કોરોનાના બેક્ટેરિયા જમ્સ તમારા હાથમાં હોય તો ઓછા થઈ જાય, મરી જાય, એટલે આ લગાડીએ છીએ. દાદા એક હાથમાં બીડી પકડેલી અને સેનિટાઈઝર નાખ્યું, આમ ઘસવા ગયા, બીડીનો તીખારો ઉડી ગયો, દાદાના હાથ જે છે એ આખા ઉપડે. એટલે આ બધી પરિસ્થિતિ અત્યારે ચારે બાજુ જે છે પરિસ્થિતિ ખૂબ જે છે અઘરી થઈ ગઈ છે. અને અત્યારે તો માસ્ક ન પહેર્યું હોય એટલે શ્વાસોશ્વાસથી આ બેક્ટેરિયા જે છે એ કોરોનાના જમ્સ જે છે એ ફેલાય છે. એટલે એક કવિએ હિન્દી સાહિત્યકારે લખ્યું, ઉનકી હમારે કત્લ કી સાजिश તો દેખો. जरा मुस्कुराइए में ज बात करिए છીએ, સાંભળજો. उनकी हमारे कत्ल की साजिश तो देखो, पास आकर मास्क निकाल कर छींक दिए, पास आकर मास्क निकाल कर छींक दिए. કે માણસને અત્યારે મારવો હોય તો પાસે આવીને કોઈ છીંક ખાય તોય આપણે જે છે આગા ભાગવા મળીએ છીએ. અને ઘરેથી બહાર નીકળીએ અને જ્યારે પાછા ઘરે જાય ત્યારે ડેટોલથી અને પેલા લિક્વિડથી ખૂબ ઘસી અને નાવું પડે એવી પરિસ્થિતિ આવી ગઈ છે. કારણ કે ક્યારે ક્યાં કોણ કોરોનાના દર્દી હોય એ નક્કી નથી. આજના વર્તમાનપત્રમાં તે સવારે મેં વાંચ્યું હતું કે એક જ દિવસમાં દેશમાં વિક્રમ સ્થાપિત થઈ ગયો. ટોટલ 87,000 કોરોનાના દર્દી માત્ર 24 કલાકમાં આખા ભારત દેશમાં જે છે એ ઊભા થયા. મુંબઈમાં 23,000નો આજનો આંકડો છે. એટલે કોરોના રોગ જે છે એ પ્રતિદિન વધી રહ્યો છે. અને કોરોના લોકડાઉન આવ્યું તો અત્યારે તો લોકડાઉન ઓપન થઈ ગયું છે, પણ લોકડાઉન જ્યારે હતું ત્યારે તો કે લોકડાઉનમાં લોકોને પણ નજરોમાં ડાઉન થતા કાયમ માટે જે છે એ નિહાળ્યા હતા, જોયા હતા. લોકો ડાઉન થઈ ગયા હતા લોકડાઉનમાં. અને આ કોરોનાની ચેન તૂટે તો સારું, નકર સોનાનો ચેન ગળામાં જે પહેર્યો છે એ ચેન હવે તોડવી પડશે. એટલી બેરોજગારી, એટલી મંદી જે છે એ ચારે બાજુ આવી ગઈ છે. અને સાથે લોકડાઉનમાં તો પોલીસવાળા દંડાવાળી કરતા હતા, જ્યાં જાય ત્યાં પકડે, ઊભા રાખે. આપણે આગળ અહીંયા તો મોટા ભાગના મામલતદાર ઓફિસમાંથી પરમિટ કઢાવવી પડતી, પણ કોણ પરમિટ કઢાવે? એમ નામ જાજા વધારે તો એમ નામ જ આટા મારતા, કામ વગરના હાવ નકામા આમથી આમ જે છે એ ફરતા હતા. પોલીસવાળા પકડે એટલે ન હોય એવા કારણ આપી દે. દવા લેવા જાય છે, નો ઘરનું કરિયાણું લેવા, શાકભાજી લેવા જાય છે, તેલ લેવા જાય છે. આપણે કહેવત છે ને, ક્યાં જવું? તેલ લેવા જવું કહેવત લોકડાઉનમાં સાચી પડી. ખાલી તેલના ડબ્બા બાટલા લઈ લઈને આમથી આમ રોડે લોકો જે છે આટા મારતા હતા. એક દાદા રોજ સવારે આંટો મારવાની ટેવ એને, ત્યારે ઘરે ગમે જ નહીં, એટલે ઘરેથી બહાર કાયમ જવા જોવે. એક થેલી, અને એ થેલી લઈ અને બહાર ગયા પહેલે દિવસે. એટલે પકડ્યા, દાદા ક્યાં જવું? તો કે માર્કેટમાં શાકભાજી લેવા જવું. દાદા માર્કેટમાંથી 10 રૂપિયાના 250 ગ્રામ ટમેટા જે છે એ 5-6 ટમેટા જપલામાંથી થેલીમાં નાખી દીધા. અને એ થેલી લઈને લોકડાઉનના જે દિવસો હતા એ દિવસોમાં દાદા 8 દિવસ સુધી આંટા મારતા હતા. એકના એક ટમેટા ને એકની એક થેલી રોજ ઓલા ઊભા રાખી, ક્યાં જવું? શાકભાજી લેવા. 5મા દિવસે તો ઓલા પોલીસ વાળાએ કીધું, દાદા હવે આ ટમેટા 8 દીથી એકના એક લઈને ફરો, આ ટમેટા બગડી ગયા, હવે કંઈક નવું લાવો અને કાંઈક ઘરે જો. આવી પરિસ્થિતિ લોકડાઉનમાં જે છે એ ઊભી થઈ ગઈ હતી. હવે એક ગામ અને સરસ મજાનું આમ તો ગામનું શહેર રાખીએ આપણે. એ સરસ મજાના શહેરમાં તો કે એક માજી ઘરમાં જે છે એ સૂતેલા, બરોબર એમ કહેવાય કે રાતે 2-2:30
2:30 વાગવાનો ટાઈમ થઈ ગયેલો અને ખાટલામાં માજી આરામથી સૂતા હતા અને દરવાજા બારી બારણું બધું ખુલ્લું. ચોર ચોરી કરવા માટે નીકળ્યા. ચોરી કરવા નીકળેલા ચોર જે છે આટા મારતા મારતા એણે આ ઘર જોયું. ઓહો, કે દરવાજા ખુલ્લા, બારી બારણા ખુલ્લા છે, હાલો 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 આ ઘરમાં જાય સીધા. અને ઘરમાં ગયા અને જઈને આખા ઘરમાં આટો મારવાનું જોયું તો એક જ માજી ખાલી સૂતેલા, 80 વર્ષના માજી, અને એ ખો ખો કરતા સૂતા હતા. એક ચોર જે છે એ માજીની પાસે ગયો અને જેમ કે બા માજી, આ ઘરના ઘરેણા, રોકડ પૈસા તમારી મૂકવાની તેજુરી ક્યાં છે? ત્યારે માજી જે છે એ ખાટલાની પાંગત પકડીને ઊભા થયા અને કે બેટા, ઘરેણા પૈસા ખૂબ હતા અને ખૂબ છે તે, પણ આયા નથી. કે એ ઘરેણા અને પૈસા એ બધું તે અમારા દીકરા અને વહુ અને છોકરા બધા અહીંથી લઈ અને એ થેલો ભરી અને સમરસમાં જઈ અને ક્વોરન્ટાઇન થઈ ગયા છે અને હું કોરોના પોઝિટિવ છું. એટલે હવે તમે મારા સંપર્કમાં આવી ગયા એટલે અહીંયા બાજુમાં જો સેનેટાઈઝરનો ડબ્બો પડ્યો છે, એમાંથી હાથ ધોતા જજો, નકરી કે તમને કોરોના પોઝિટિવ થવાની શક્યતા ખૂબ છે. એટલે આવા દરવાજેથી વંડી ટકી ગયા કે માજીના સંપર્કમાં આવી ગયા ને એ બધા જોરે તે 15 દિવસ ક્વોરન્ટાઇન થઈ ગયા. એટલે આવી પરિસ્થિતિ કોરોનાના દિવસોમાં જે છે એ ઊભી થઈ હતી. એક જગ્યાએ તો હમણાં જે છે એ સાંભળ્યું હતું કે હસબન્ડ વાઈફ બે રહેતા હતા, પતિ અને પત્ની. એટલે શાકભાજી લેવા બેન જવું હતું. શાકભાજી લેવા જવું હતું એટલે બે તૈયાર થયા અને ઘરની બહાર નીકળ્યા. પછી એની પત્ની કે ભાઈ તાળું કે મને મળતું નથી સ્વામીનાથ, શું કરશું? તાળું મળ્યું તો કે ચાવી નથી મળતી. હવે તો કે એક કામ કર, તાળું ભલે રહ્યું, ચાવી ભલે રહી, ઓલી નગરપાલિકા વાળાનું ક્વોરન્ટાઇન ક્લસ્ટર વિભાગ, ક્વોરન્ટાઇનનું બોર્ડ જે આવે છે કે પ્રતિબંધિત ક્વોરન્ટાઇન વિભાગ, ક્વોરન્ટાઇન થયેલા છે અહીંયા, એવડી લાલ કાગળીઓ આપણે પડ્યું ને એવડું બીજું લાય અને દરવાજે આપણે ચીપકાવતા ત્યાં શાકભાજી લેવી. એટલે ઓલા જે છે એ બેન ઘરેથી ઓલું લાલ બોર્ડ આવે ને ક્વોરન્ટાઇન થયા હોય અને ઘરના દરવાજે લગાડે તો તાળું ન મળ્યું, ચાવી ન મળી, એટલે એ લાલ જે છે એ કાગળિયું લાવ્યા, ક્વોરન્ટાઇન વોર્ડનું દરવાજે લગાડી દીધું અને બે ગયા શાક લેવા. હવે એ જેવા શાક લઈને 2 કલાક આવ્યા ત્યાં ઘરના દરવાજા જે છે એ ભોગળ દીધેલો હતો એ ખુલ્લો જોયો. ઓહો, એને એમ થયું કે આવું કંઈક શું લાગે. અને ઘરે જઈને જોયું કે આખું ઘર સાફ, ચોર આવીને ચોરી કરીને લઈને વી ગયા. અને ચોર આવીને ચોરી કરીને લઈને તો વી ગયા એ જોયું એણે, પણ એક દિવાલ ઉપર ચોર જે છે એ સરસ મજાનું વાક્ય લખતા ગયા કે ભલે ક્વોરન્ટાઇન વોર્ડ હોય તમારો, પણ અમે તો પીપી કીટ પહેરીને આવ્યા હતા એટલે અમને કાંઈ વાંધો આવશે નહીં. ઘર આખું સાફ થઈ ગયું. આવી પરિસ્થિતિ જે છે એ થઈ ગઈ હતી. અને કોરોનાનો રોગ તો કે મેડ ઇન ચાઇના. કોરોના ક્યાંથી આવ્યો? ચાઇનાથી આવ્યો. ચાઇનાની વસ્તુ એટલે કેવી? તો કે જાજી કેવી હોય? ડુપ્લિકેટ હોય. અને ચાઇના આપણે કહેવત છે ચાઇનાનું બહુ લાંબુ જાદુ જે છે એ ટકે નહીં. એટલે આ રોગે ક્યાંનો છે? ચાઇનાનો છે. એટલે આ રોગે બહુ લાંબો હાલવાનો, લાંબો ટકવાનો, લાંબો રહેવાનો છે નહીં. એટલે એ કોઈ ચિંતા નથી. આજ નહીં તો કાલ આ રોગનું જે છે નિકંદન નીકળી જવાનું છે. અને કોરોના એને લઈ અને ખૂબ બધી વાતો અફવાઓ ચાલે છે, પણ વેક્સિન શોધાઈ રહી છે અને થઈ જશે એટલે બધું થઈ જશે વ્યવસ્થિત. તે હવે અહીંયા કોરોના રિલેટેડ ઘણી બધી આપણે વાતો કરી. હવે અહીંયા જરા મુસ્કુરાઈએ ચુટકુલે જે છે એમાં આપણે પાછા પ્રવેશ કરીએ અને हिंदी लेक्चर में सरस मजानिया जरा मुस्कुराइए जो चुटकुले है आइए उसका अभ्यास करें। लेकिन उससे पहले ब्रैकेट में एक अच्छी सच्ची सुंदर सी बात जो है वह दी गई हुई है, उसकी बात उसका अभ्यास जो है वह हम कर ले। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। कि जीवन में हास्य जो है उसका बड़ा ही खूब महत्व है और जीवन में हास्य जो है वह क्या करता है तो कि दुखों को भुलाने का काम हास्य करता है और नया उमंग भीतर में से नया उमंग उत्साह जो है वह जीवन में भरने का काम यदि कोई करता है तो वह केवल और केवल हास्य है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हंसने से क्या होता है तो कि हमारा स्वास्थ्य जो है वह सुधरता है।
हमारा स्वास्थ्य जो है वह अच्छा भी रहता है। अभी हमारे यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में हास्य थेरापी जो है वह भी लागू जो है वह की है। आप सभी जो है वह जानते हैं कि सुबह सुबह वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए निकले लोग जो है वह साथ मिलकर के उसके जो कोचिंग टीचर होते हैं वह लाफिंग थेरापी जो है वह देते हैं और बिना बेवजह हंसते हैं, लोग साथ मिलकर के हंसते हैं। और उससे फायदा क्या होता है तो कि हंसने से हमारा जो है वह शरीर में मेंटेन होता है, श्वास जो है वह लेते हैं पूरे के पूरे शरीर को। हंसने से हमें कसरत, व्यायाम की भी प्राप्ति होती है और हमारा चित्त, मन जो है वह प्रफुल्लित बनता है, रहता है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दे। कि यहाँ पर ऐसे चुटकुले दिए गए हुए हैं जो पढ़कर हमें जो है वह हंसना आएगा। तो इसी आशा के साथ यहाँ जरा मुस्कुराइए, सुंदर सा विषय दिया गया हुआ है। चुटकुला पहला देखिए क्या है। मालिक है, किराएदार से कहता है, मालिक मकान का मालिक है, किराएदार यानी जो भाड़े से रहता हो वह, तो किराएदार से कहता है तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। मकान मालिक आए और किराएदार को कहने लगे कि भाई तुम यहाँ पर रहते हो मेरे मकान में, तो तुम मुझे किराया यानी जिसे हम भाड़ू कहते हैं, तो तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। तो किराएदार ने कहा आपने ही तो कहा था कि इसे अपना ही घर समझना। कि जब हम मकान देखने के लिए आए थे और तब आपने ही बताया था कि इसे आप अपना ही घर समझकर यहाँ रहो। तो यहाँ पर यह बात मकान मालिक ने कही और किराएदार ने उसका जो है वह मतलब निकाला कि यदि मान लीजिए कि मैं इसे अपना घर समझकर यहाँ पर रहता हूँ तो भला कोई आदमी, भला कोई मानुष थोड़ा अपने ही घर का जो है वह किराया देता है। बड़ी अच्छी सच्ची सुंदर बात जो है वह पहले चुटकुले में बताई। अगला दूसरा चुटकुला है, देखिए क्या है। सोनू का सिर फट गया डॉक्टर सोनू से। यह कैसे हुआ। सोनू नाम का एक लड़का जिसका सिर फटा हुआ है, यानी उसे सिर में चोट लगी हुई है, लगी हुई चोट से खून बह रहा है और डॉक्टर सोनू से पूछता है कि यह कैसे हुआ। तब सोनू डॉक्टर से कहता है मैं पत्थर से कील ठोक रहा था, एक आदमी ने मुझसे कहा गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। कि सोनू जो है उसका सिर फटा हुआ है, डॉक्टर ने उससे पूछा यह कैसे हुआ। तब सोनू कहता है कि मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। कील यानी क्या, तो कि जिसे हम गुजराती में खीली कहते हैं, दीवार पर कुछ लगाने के लिए जो है वह खीली का इस्तेमाल, कील का इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं। तो यहाँ पर मैं पत्थर से कील ठोक रहा था और तभी हथौड़ी का इस्तेमाल होता है ना, किसी कील को यदि मान लीजिए कि लगाना है तो इस हिसाब से हम लगाते हैं, लेकिन हथौड़ी नहीं थी उसके पास और वह तो बड़े से पत्थर से कील ठोक रहा था। तो एक आदमी वहां से गुजरा और उसने कहा कि भाई एक आदमी ने मुझसे कहा कि गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। कभी खोपड़ी यानी दिमाग, मगजनो, जिसे हम एक मगज जिसे खोपड़ी कहते हैं, गुजराती में मगज कहते हैं, तो तुम कभी अपनी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। खोपड़ी का इस्तेमाल करना उसे कहा तो उसने कील को अपने मत्थे से, अपने सिर से जो है वह ठोक लिया और उसे सिर पर जो है वह चोट लग गई। तो बड़ी हंसने की बात जो है वह दूसरे चुटकुले में है। अगला देखिए, तीसरा जो है वह चित्र है और तीसरे चित्र में देखिए 3 टेबल है और तीसरे टेबल पर एक लड़का बैठा हुआ है और वह बोल रहा है जरा ऊंचा बोलो। फोन में बात कर रहा है, मोबाइल में बात करते हुए हम कहते हैं कई ऐसे लोगों की जो है वह एक प्रकार से आदत सी होती है कि जैसे ही उसके हाथ में फोन आता है तो फोन आते ही वह लोग इस प्रकार से, इस हिसाब से गंभीर होकर के बात करते हैं कि हमें लगता है कि शायद कोई अशुभ समाचार। कहीं की ऐसी आदत होती है कि जैसे ही टेलीफोन, मोबाइल में फोन आता है तो वह इधर उधर घूमने लगते हैं और बात करने लगते हैं और बात में कुछ नहीं, फिर भी
ऐसी गंभीर मुद्राओं के साथ इधर उधर घूम करके घुमा फिरा करके बात करते हैं कि हमें लगता है कि शायद कुछ गलत हुआ है, लेकिन कई की ऐसी आदत ही होती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो जिसकी आवाज मेरी तरह नीची होती है, कम होती है, तो सामने से मान लीजिए कोई कहता है कि जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, तो जोर से बोलना यानी बड़ी आवाज के साथ, जोम जुस्से के साथ बोलो। यहाँ पर टेलीफोन में वह लड़का बात कर रहा है और उसे सामने से टेलीफोन में जो कह रहा है वह ऐसा कहता है कि जरा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो यानी जोर के साथ, बड़ी आवाज में तुम बोलो, जरा ऊंचा बोलो। तब वह लड़का एक टेबल, उसके ऊपर दूसरा टेबल और उसके ऊपर छोटा सा तीसरा टेबल रखकर उसके ऊपर चढ़कर वह कहता है, माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। वह अपने अंकल को टेलीफोन में अंकल कह रहे हैं कि जरा ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो, तो वह लड़का जो है वह 3 टेबल के ऊपर ऊंचा उठकर उसे ऊंचा बोलने के लिए कहा और वह लड़का तो ऊंचाई पर चढ़कर जो है वह बोलने लगा और उसके गिरने की संभावना थी, इसलिए वह अब कहता है कि माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। तो तीसरे चित्र में यह सुंदर सी बात जो है वह दी गई हुई है। अब अगला जो है वह चौथा चित्र है। चौथे चित्र में देखिए बड़ी सुंदर सी बात है, देखिए सभी छात्र, उसमें जो है वह कहा गया है, डब्बू इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए। तब जो है वह डब्बू नाम का लड़का अपने पाठशाला का परिणाम जो है वह आ गया है, तो परिणाम जो है वह लेकर अपने घर पर पहुंचा तो उसकी माताजी देखिए खिड़की से झांक रही है, उसके पिताजी सोफे में बैठे हुए हैं और पिताजी ने जैसे ही बच्चे का रिजल्ट हाथ में लिया और रिजल्ट में देखा तो लड़का जो है वह इतिहास नाम का एक जो है वह विषय आता है, उसमें वह नापास है, फेल हुआ है। आप जो है वह अभी तो आगे चलकर बड़ी कक्षा में जब बात करेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको जो है वो मालूम होगा कि इतिहास विषय जो है वह तो अभी आपके सामाजिक विज्ञान के विषय में ही, पाठ्य पुस्तक में ही वह समाविष्ट है, लेकिन आगे की 11वीं 12वीं और कॉलेज की कक्षाओं में इतिहास जो है वह एक अलग ही स्वतंत्र विषय के साथ पढ़ाया जाता है। इतिहास यानी क्या, तो कि जो पौराणिक घटनाएं, पौराणिक गतिविधियां जो बन चुकी है, घटनाएं घटित हो चुकी है, उसके संबंधित जो बातें दिखाई जाती है, जो बातें बताई जाती है, जो बातें उसमें लिखी हुई होती है, वह विषय यानी इतिहास का विषय। तो डब्बू नाम का लड़का इतिहास में फेल हुआ है, नापास हुआ, पाठशाला से परिणाम लेकर अपने घर पर पहुंचा, पिताजी के हाथ में उसने परिणाम जो है वह थमाया और उसके पिताजी ने जैसे ही परिणाम में देखा कि बच्चा जो है, लड़का जो है वह तो इतिहास में फेल हुआ है, तो पिताजी पूछते हैं कि डब्बू इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए। तब लड़का जो है वह पीछे हाथ रखकर कहता है, क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। लड़का डब्बू जो है वो उत्तर देता है अपने पिताजी के सामने कि पिताजी, पिताजी, मैं इतिहास में इसलिए फेल हुआ, नापास हुआ, क्योंकि इतिहास के पेपर में वे प्रश्न पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मान लीजिए कि भारत देश की आज़ादी की बात, तो वह इतिहास है। सोमनाथ मंदिर को कई बार उस पर हुए आक्रमण, वह इतिहास की बात है। राजा जयसिंह, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सिद्धराज जयसिंह और हेमचंद्राचार्य की वह बात, तो वह इतिहास की बात है। मुगल शासन, मुगल साम्राज्य, ताजमहल का बनना, शाहजहां, हुमायूं, अकबर, बाबर, ये सब सारी बातें जो है वह इतिहास प्रसिद्ध बातें हैं। तो वे इतिहास में उन बातों को पढ़ाया जाता है और उनके संबंधित प्रश्न जो है वह पूछे जाते हैं। तो डब्बू तो ऐसा कहता है कि आज़ादी का मान लीजिए प्रश्न है, तो आज़ादी के वक्त में थोड़ा ही वहां पर पैदा होकर मैं वहां पर खड़ा था, जो मुझे मालूम हो इतिहास की बात।
ऐसी बात डब्बू ने जो है वह बताई। तो डब्बू कहता है कि पिताजी मैं क्या करूं, सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। और बड़ी अच्छी बात जो है वह बच्चे ने बेवकूफ़ी की बात जो है वह अपने पिताजी के सामने रख दी। आगे अगले 15वें पन्ने पर दिए गया सुंदर से चुटकुले है, देखिए क्या है। मुन्ना कहता है, क्या कहता है, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। मुन्ना ने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी कल रात को मैंने 1:30 बजे तक यानी 1:30 बजे तक मैंने पढ़ाई की। पिताजी कहते हैं शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। लाइट यानी बिजली की। पिताजी जो है वह अपने बेटे को बताते हैं कि शाबाश बेटे शाबाश, तुमने 1:30 बजे तक पढ़ाई की, इसलिए तुम्हें मैं धन्यवाद देता हूँ, शाबाशी देता हूँ। लेकिन रात तुमने 1:30 बजे तक पढ़ाई की है, लेकिन रात के 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की, सोसाइटी की, हमारे इलाके की बिजली लाइट जो है वह तो चली गई थी। तब मुन्ना कहता है सच, मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। मुन्ना जो है वह कहता है कि पिताजी रात के भले ही 11 बजे के बाद लाइट चली गई थी, लेकिन मैंने तो 1:30 बजे तक पढ़ाई की और मैं पढ़ाई में इतना मग्न था, इतना लीन था, मेरा ध्यान पढ़ाई में इतना तेज था, ज्यादा था कि न जाने कब बिजली चली गई वह मुझे पता ही नहीं चला। तो बिना बिजली के पढ़ाई की और गप्पे ही लड़ा रहा था मुन्ना, और पिताजी ने उसकी चोरी जो है वह पकड़ ली थी। और आगे देखिए अगला चित्र है, छठा चुटकुला है। चित्र में दिया गया हुआ है डाक खाना लिखा हुआ है। डाक खाना यानी पोस्ट ऑफिस जिसे हम कहते हैं। और पोस्ट ऑफिस में आप लोग जो है वह कई बार गए होंगे। पोस्ट ऑफिस का बड़ा सुंदर सा जो है बिल्डिंग, पोस्ट ऑफिस की इमारत होती है, उसमें कई कर्मचारी काम करते होते हैं। बाहर जो है वह डाक खाना, पोस्ट ऑफिस की जो है वह पोस्ट पेटी जो होती है वह भी रखी गई हुई होती है। डाक पेटी जिसे हिंदी में कहा जाता है। डाक पेटी में हम पत्र डालते हैं, तो वहां डाला गया, हमारे द्वारा डाला गया पत्र जो है वह दूसरे स्थान पर पहुंचता है। हमारा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए हम डाकघर का इस्तेमाल करते हैं। तो डाक खाना है और एक आदमी जो है वह जा रहा है, मैं डाक खाने जा रहा हूँ। वह आदमी अपने हाथ में एक कवर लेकर के, एक जो है वह पोस्ट कार्ड लेकर के उसे कवर करके, वह कवर जो है वह डाकघर में जाकर डाक पेटी में डालने के लिए जा रहा है। और वह बोल रहा है मैं डाक खाने जा रहा हूँ। तो दूसरा आदमी देखिए वह क्या कहता है, हाँ कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। यह आदमी जो है वह डाक खाना यानी वह डाक घर की बात कर रहा है। तो उस आदमी ने गलत जो है वह शब्द की बात जो है वह ली, खाना यानी भोजन के साथ उस बात को जोड़ा। और वह आदमी कहता है कि छी कितना भूखा आदमी है, डाक खाने जा रहा है। और कागज पत्र, डाक खाने में कागज पत्र होते हैं, तो कागज पत्र भी नहीं छोड़ता। तो ऐसी सुंदर सी चुटकुले की बात जो है वह छठे चुटकुले के साथ पूरी हुई। आशा करता हूँ ये सारे चुटकुले आपको जो है वह समझ में आए होंगे और बड़े ही छोटे छोटे हैं, सुंदर से हैं और समझ में आए ऐसे ही हैं। इसीलिए वह सारे 6 के 6 चुटकुले आपको पसंद आए होंगे। उनके साथ संबंधित बहुत से प्रश्न जो है वह आपको आएंगे तो भी आप आसानी से उत्तर दे देंगे, क्योंकि ये चुटकुले जॉक्स है और आपको जो है वह समझ में भी आ गए होंगे। वह हिंदी विषय के हमारे अगले विषयांक की और बात करें उससे पहले मैं पुराने ज़माने के संदेशा व्यवहार के साधनों की और माध्यमों की कुछ बात जो है वह आपके सामने रखूंगा। आशा करता हूँ ये बात आपको पसंद आएगी। बरसों पहले, अंग्रेजों से भी पहले, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाने के लिए दूत का इस्तेमाल जो है वह लोग किया करते थे। जो राजाशाही शासन पद्धति थी उन दिनों में एक राज्य से दूसरे राज्य को संदेश यदि भेजना है तो दूत
जो है वह रखे जाते थे अपने राज्य में, और दूत घुड़सवार होकर वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश जो है वह पहुंचाता था। और बाहुबली नाम के पिक्चर में हम लोगों ने जो मूवी में जो है वह देखा है कि दूत जो है वह दो लकड़ियों के खंभों के बीच में एक कापड़ जो है वह बंधा हुआ होता है और उसमें संदेश जो है वह लिखा हुआ होता है। इस प्रकार से उसे खोलकर दूत जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर संदेश जो है वह सुनाता था। बाद में हम लोगों ने वह भी देखा था कि कबूतरों के माध्यम से भी संदेश जो है वह पहुंचाया जाता था। कबूतर के गले में या कबूतर के पंजे में संदेश जो है वह लिखकर उसे बांध दिया जाता था और कबूतर को उस प्रकार से ट्रेनिंग दी गई हुई होती थी कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान संदेश जो है वह पहुंचाता था। लेकिन कई बार उसमें भी थोड़ी वह परफेक्ट नहीं था। कबूतर जो है वह जहाँ भेजना हो वहाँ पर ही पहुँचे, ऐसा हो तो अच्छा था, लेकिन कई बार जो है वह गलत स्थान पर भी संदेश जो है वह कबूतर पहुँचा आता था। हमारे पुराने हिंदी गानों में भी ये सुंदर सी बातें जो है वह समाविष्ट है। और बाद में जो है वह अंग्रेज आए और देश में आकर अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ पर तो संदेशा व्यवहार की जो है वह कोई सुविधा ही नहीं है। तब अंग्रेजों ने जो है वह रेल की सुविधा शुरू की और उसी के साथ साथ में जो है वह पोस्ट ऑफिस की भी स्थापना जो है वह की। और पोस्ट ऑफिस में तो के पत्र जो है वह लिखकर लोग जो है वह पोस्ट ऑफिस में दे आते थे और पोस्ट ऑफिस के डाक पेटी में जाकर के पत्र जो है वह डाल देते थे। तो पत्र जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वह पहुंच जाता था। और बड़ी सुंदर सी सुविधा पूरे देश में, भारत देश में जो है वह लागू की और एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश पहुंचाने में भी लोगों को जो है वह सुविधा प्राप्त होने लगी थी। और आज के इस अति आधुनिक जमाने की तो बात ही करनी नहीं है। यहाँ पर आज जो है वह पोस्ट ऑफिस का तो मान लीजिए, मोबाइल के इस जमाने में, इंटरनेट के इस जमाने में पोस्ट ऑफिस का तो जो मान लीजिए दम घुट गया है। आज जो है वह कोई पत्र जो है वह पत्र का इस्तेमाल लोग जो है वह बहुत कम लोग करते हैं। लेखक, साहित्यकार ऐसे जो महानुभाव है वे अभी भी पत्रों के साथ जो है वह जुड़े हुए हैं। बाकी के लोग जो है वह इंटरनेट के और इस मोबाइल के सक्षम माध्यम के साथ जुड़े। और पत्र में देखिए ऐसा है कि मैं यहाँ पर आज मान लीजिए कि हमारी पाठशाला से पत्र लिखकर, मान लीजिए राजकोट पत्र जो है वह संदेश अपना भेजना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर पत्र सबसे पहले लिखूंगा, बाद में लिख करके पत्र जाकर के डाकघर में डाक पेटी में डालूंगा। वहाँ से उसका जो है वह एनालिसिस, वर्गीकरण होगा और उसके बाद वह राजकोट पहुँचेगा और मैंने जो पता लिखा है उस स्थान पर वह पहुँचेगा। कम से कम उसमें 2 से 3 दिन लगते हैं और उसके स्थान पर मुझे जो संदेश राजकोट भेजना है वो मैं यहाँ पर अपने हैंडसेट में, अपने मोबाइल में यहाँ पर व्हाट्सएप खोल करके, मान लीजिए कि राजकोट के किसी भी इंसान, किसी भी व्यक्ति को, पहचान वाले को मुझे जो है वो मान लीजिए कि संदेश भेजना है, तो व्हाट्सएप में यहाँ पर सीधा ही लिख डालूँ और सेंड करूँ तो पलक झपकते ही, आँख की पलक झपकते ही मेरा ये संदेश जो है वह दूसरे स्थान पर पहुँच जाएगा। तो ये तरक्की के इस जमाने में और एक अलग ही स्पीड के साथ, तेज रफ्तार के साथ आज पूरा विश्व आगे बढ़ रहा है, तब ये गैजेट और इसके साथ जुड़ी हुई सुविधाओं से लोगों का जीवन जो है वह सुख सुविधा से संपन्न हुआ है। और पोस्ट ऑफिस में भी अभी जो है वह बैंकिंग के जैसा और साथ ही में जीवन बीमा के जैसा काम जो है वह शुरू हुआ है। और कई लोग जो है वह आज भी पत्रों का इस्तेमाल करके लोग जो है वह एक दूसरों के संपर्क में आते हैं। तो यहाँ पर एक सुंदर सा पत्र आपके अभ्यास क्रम में समाविष्ट है। आइए साथ मिलकर के प्रस्तुत पत्र का जो है वह अभ्यास करते हैं। सभी छात्र अपनी किताब निकाले। अपनी किताब में दिया गया 17वें पन्ने पर दी हुई सुंदर सी बात और 4 नंबर का विषयांक जो है वह पुस्तक हमारे मित्र, उसकी बात यहाँ पर करते हैं।
पुस्तक हमारे मित्र। यह सुंदर सा जो विषयांग है उसका साहित्य प्रकार है पत्र। और इस प्रस्तुत सुंदर से पत्र में देखिए बड़ी सुंदर सी बातें जो है वह दी गई हुई है, लेकिन पाठ का नाम है पुस्तक हमारे मित्र। पुस्तक यानी कौन? तो कि पुस्तक यानी किताबें। बहुत सी किताबें होती हैं, विज्ञान की, समाज के साथ जुड़ी हुई, इतिहास के साथ जुड़ी हुई, साहित्य के साथ जुड़ी हुई, ये सारी पुस्तकें जो है वे तो कि हमारी मित्र। और दरअसल में वास्तव में देखा जाए तो पुस्तक जो है वह हमारे मित्र ही है। जीवन में सबसे ऊंचा स्थान जो है वह अपने परिवार के संबंधों में देखा जाए तो माता पिता का, और दूसरा स्थान जो है वह महत्वपूर्ण स्थान है तो वह है मित्र का स्थान है। और यहाँ पर मित्र का स्थान जीवन में जिस प्रकार से होता है, ठीक उसी प्रकार से पुस्तक भी हमारा मित्र बनकर, पुस्तक हमारे मित्र बनकर हमारे जीवन में भी बड़ी अच्छी और सुंदर से कार्यों को जो है वह करने का काम जो है वह किताबें, पुस्तकें जो है वह करती है। तो यहाँ पर यह सुंदर सा पत्र है, और पत्र में क्या है वह देखें उससे पहले पाठ्य पुस्तक में आप लोगों ने 17वां पेज जो है वह खोल दिया होगा। आइए उसमें ब्रैकेट में, येलो ब्रैकेट में जो दी गई हुई पाठ के संबंधित सुंदर सी जानकारी है वह सबसे पहले हम प्राप्त कर लें, बाद में पत्र की जो है वह बात करते हैं। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। कि जीवन में पत्रों का विशेष स्थान तो है ही, और पत्रों के माध्यम से ही मानवीय संबंध, मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ जो संबंध होता है उसमें एक ताजगी, नयापन एवं जीवंतता जो है, लाइवनेस जिसे हम कहते हैं, वह बनी रहती है। और पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी होते हैं। पत्र व्यापक समग्र रूप से देखा जाए तो संचार यानी बातचीत का एक माध्यम भी बना हुआ है। पत्र लेखन एक कला है, और साथ ही में देखा जाए तो कला के स्थान पर पत्र जो है वह विराजता है। पत्र लेखन एक कला है, अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। और छात्र आप सभी हिंदी में अभी अभ्यास कर रहे हैं तो पत्र जो है वह एक कला कहा गया हुआ है। तो आप सभी छात्र जो है वह पत्र लेखन की प्रस्तुत कला से अवगत हो, उससे अवगत होना यानी परिचित होना, आप सभी परिचित हो यह आवश्यक है। इसके साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स के जमाने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। कि आज का जमाना जो है वह है व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, SMS और ईमेल का। यह प्रस्तुत आधुनिक जमाने में, इस आधुनिक जमाने में आप सभी छात्र जो है वह पत्र लेखन से अवगत हो और पत्र लेखन की शैली सीखे, वह भी अति आवश्यक बात है। और उसी ही उद्देश्य के साथ यह सुंदर सा विषयांग आपके अभ्यास क्रम में समाविष्ट है। तो आइए साथ मिलकर के प्रस्तुत सुंदर से पत्र की बात करते हैं, पत्र को समझते हैं, किस हिसाब से, किस प्रकार से पत्र लिखना है वह देखते हैं, और साथ ही में पत्र में जो पुस्तकों के महत्व के बारे में जो जानकारी दी गई हुई है उसे भी हम समझें, और पुस्तकों का महत्व जो है वह समझकर हम भी पुस्तकों के साथ जो है वह अपनी रुचि जोड़ें और अधिक से अधिक पुस्तकों की जो है वह पढ़ाई करें। वह बात भी यहाँ पर लागू होती है। आइए सभी छात्र अपनी किताब में आगे 17वें पन्ने पर दी गई हुई विषयांग की बात देखते हैं। तो सबसे पहले आप सभी जो है वह देखें तो गुजराती में जिस प्रकार से पत्र लेखन होता है, हिंदी में उसी ही प्रकार से पत्र लेखन होता है, लेकिन उसमें जो स्थान है, पते का स्थान, पता यानी जिसे हम गुजराती में सरनामू कहते हैं, वह स्थान स्थिति में थोड़ा जो है वह उसमें जो है वह थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पर देखिए पता जो है वह बाईं ओर जो है वह दिया गया हुआ है, लिखने वाले की बाईं ओर, और जिसे हम कहे तो कि भाई लिखने वाले की बाईं ओर यानी गुजराती में जेने આપણે ડાબી बाजू कहिए છીએ, बाईं ओर जो है वह लिखा जाता है। और पता क्या है? 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा,
जिला कच्छ और दिनांक है 4/8/2011। 4 अगस्त 2011 को यह पत्र जो है वह लिखा गया हुआ है। तो सबसे पहले आप सभी छात्र जो है वह देख ले कि पता जो है वह पत्र में लिखने वाले की बाईं ओर होता है। बाद में देखिए क्या है, तो प्लॉट नंबर है 195 प्लॉट नंबर कहाँ आया हुआ है, उमियानगर सोसाइटी में। उमियानगर सोसाइटी कहाँ पर है, तो कि मुंद्रा में। और मुंद्रा कहाँ पर है, तो कि जिला कच्छ जिले में मुंद्रा आया हुआ है। और पत्र 4 अगस्त 2011 को लिखा गया हुआ है। यह बात हुई पते की। अब आगे बात करते हैं। आगे देखें तो पते के बाद जो है वह आता है वह है संबोधन। जिस प्रकार से गुजराती में जो पत्र में संबोधन होता है, ठीक उसी प्रकार से उस ही हिसाब से यहाँ पर हिंदी में संबोधन जो है वह किया गया हुआ है। प्रिय मनोज, और मनोज के बाद नीचे देखें तो अल्प विराम जो है वह किया गया हुआ है। तो प्रिय मनोज और अल्प विराम है, मित्र को पत्र लिखा गया हुआ है। तो यहाँ पर प्रिय शब्द जो है वह संबोधन में उपयुक्त हुआ है। बाद में उसके ठीक नीचे देखें तो नमस्ते ऐसा शब्द जो है वह लिखा गया हुआ है। और एक ही शब्द नमस्ते के बाद साथ में पूर्ण विराम जो है वह किया गया है। वह क्यों, तो कि नमस्ते शब्द जो है वह क्या है, तो कि वह है अभिवादन। तो सामने वाले व्यक्ति को मान प्रदर्शित करता शब्द नमस्ते अभिवादन में जो है वह लिखा गया हुआ है। बाद में देखिए यह जो है वह पत्र की सुंदरता शोभा जो है वह बढ़ाता है। और उस ही प्रकार के साथ और उस ही हिसाब के साथ हमें जो है वह पत्र लेखन करना है। तो सबसे पहले देखिए तो बाईं ओर जो है वह सबसे पहले पता आता है। पता जो लिखा गया है उसमें भी देखें गौर से, तो 195 जो है वह क्या है, तो कि वह जो है वह प्लॉट नंबर है। 195 नंबर का प्लॉट कहाँ पर आया हुआ है, तो कि उमियानगर सोसाइटी में। उमियानगर सोसाइटी शब्द जो लिखा उसके बाद में देखे नीचे अल्पविराम किया गया हुआ है। और उसके नीचे देखे तो मुंद्रा, उमियानगर सोसाइटी जो मुंद्रा में आई हुई है। मुंद्रा कहाँ पर आया हुआ है, तो कि जिला कच्छ। और उसके नीचे दिनांक लिखी गई हुई है। दिनांक यानी इस दिनांक से यह पत्र लिखा गया हुआ है 4/8 यानी अगस्त 2011 को यह पत्र लिखा गया था। प्रिय मनोज, संबोधन में मनोज लिखा गया हुआ है नाम। और उसके बाद में देखिए तो पूर्ण विराम किया गया, अल्प विराम किया गया हुआ है। और उसके नीचे अभिवादन, अभिवादन में देखिए क्या लिखा गया हुआ है, तो कि नमस्ते, सामने वाले को मान जो है वह दिया गया हुआ है। और आगे अब आइए देखते हैं क्या है। प्रथम परिच्छेद के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल से होंगे। यहाँ पर मनोज जो है उसे पत्र लिखने वाला उसका मित्र पूजन जो है वह लिखता है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, आनंदित हूँ, खुशी। और गुजराती में जिसे हम कहते हैं कि यहाँ मैं खुशी मजामा छे, वह यहाँ पर बात जो है वह हिंदी में लिखी गई हुई है। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आनंदित हूँ, आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। और पूजन अपने मित्र मनोज को, देखिए प्रिय मनोज, मनोज के लिए यहाँ पर संबोधन जो है वह किया गया हुआ है। तो जिसे पत्र लिखने वाला जो है वह है पूजन। और पूजन जो है वह मनोज को लिखता है कि प्रिय मनोज नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल से होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी। कि पूजन जो है वह मनोज को कह रहा है, लिख रहा है कि पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें पत्र लिखने की बात जो है वह सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात सरकार श्री के द्वारा पूरे गुजरात में वांचे गुजरात, पढ़े गुजरात, आगे बढ़े गुजरात, यह सुंदर सा अभियान जो है वह पूरे गुजरात में जो है वह 2011 की साल में लागू किया गया हुआ था। तो यहाँ पर वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी। पाठशाला में वांचे गुजरात के अंतर्गत बहुत सारी प्रवृत्तियों का आयोजन जो है वह हुआ था। इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। सम्मिलित होना यानी शामिल होना, उसके साथ जुड़ना।
तो हमारी पाठशाला में पूजन अपने मित्र मनोज को कह रहा है कि हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात का अभियान चल रहा था और उस अभियान में बहुत सी प्रवृत्तियां चल रही थी और इन प्रवृत्तियों में मैं जुड़ा था, सम्मिलित हुआ था और अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। और यहाँ पर वांचे गुजरात अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने एक बड़ा सुंदर सा जो है वह सूत्र घोषित किया और सूत्र दिया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, जो पुस्तक के मित्र है वो मेरे भी मित्र। ऐसा सुंदर सा सूत्र जो है वह सरकार श्री के द्वारा घोषित किया गया था। और आगे देखें, मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूं। देखिए, पहला जो है वह परिच्छेद, क्षेम कुशल की बात जो है वह प्रथम परिच्छेद में लिखी गई। साथ में पत्र प्राप्त हुआ और पत्र लिखा है, देरी से लिखा है, उसका जो है वह जिक्र यहाँ पर प्रथम परिच्छेद में हुआ। अब देखिए, दूसरा परिच्छेद है, तो पत्र के दूसरे परिच्छेद में क्या लिखा गया हुआ है? तो दूसरे परिच्छेद में पत्र लेखन का कारण जो है वह यहाँ पर स्पष्ट किया गया हुआ है कि मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। कि दूसरे परिच्छेद में पत्र लेखन का कौन सा कारण है, वह यहाँ पर प्रथम लाइन में, प्रथम वाक्य में ही स्पष्ट किया गया हुआ है कि हमारे जीवन में किताबों का क्या महत्व है, उसके बारे में मैं यहाँ पर पत्र जो है वह लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है, वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। कि किताबों का महत्व जो है वह स्पष्ट करते हुए मित्र पूजन अपने मित्र मनोज को पत्र लिखते हुए यहाँ पर दूसरे परिच्छेद में लिख रहा है कि किताबें जो है वे हम सभी की मित्र है, हम सभी की, हम छोटे बड़े सभी की, अबाल वृद्ध की, सभी की जो है वह यदि कोई मित्र है तो वह केवल और केवल किताबें है। और वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। कि किताबों से ही हमें क्या प्राप्त होता है? तो कि नए ज्ञान की प्राप्ति हमें किताबों से जो है वह प्राप्त होती है, मिलती है, एवं भले बुरे का फर्क बताती है कि हमें किस प्रकार की बात जो है वह भली बात है और किस प्रकार की बात बुरी बात है, उसका भला और बुरा जो है उस बातों के बीच की भेद रेखा का ज्ञान यदि हमें कहीं से होता है तो वह केवल और केवल किताबों से प्राप्त होता है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने, पूज्य बापू ने सत्य के प्रयोग नाम की किताब में यह सुंदर सी बात जो है उसका जिक्र जो है वह गांधी जी ने किया है। और गांधी जी ने किताबों के महत्व को समझाते हुए लिखा था कि पुस्तकें जो है वे मन के लिए साबुन का कार्य करती है। साबुन यानी जिसे हम साबु कहते हैं वह। और साबु से क्या होता है? तो कि हमारे गंदे शरीर को या हमारे गंदे कपड़ों को यदि हमें जो है वह अच्छा करना है, सुंदर बनाना है, तो हम साबुन की जो टिकिया होती है उससे घिसते हैं, उस दागों पर साबुन से हम रगड़ते हैं और बाद में हमारे मलिन शरीर को, गंदे शरीर को यदि हमें साफ करना है, सुंदर बनाना है, तो हम जो है वह साबुन का इस्तेमाल नहाने में करते हैं। तो हमारे शरीर को और हमारे कपड़ों को हम साफ करना चाहते हैं तो साबुन का इस्तेमाल करके उसे साफ और सुंदर बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे भीतर में, हमारे मस्तिष्क में हमारा जो मन है, हमारे उस मन को यदि हमें साफ करना है, हमारे मन को पवित्र बनाना है, हमारे मन को सुंदर बनाना है, तो हम अपने मन को प्रफुल्लित, सुंदर और पवित्र बनाने के लिए किताबों का इस्तेमाल करें तो हमारा मन जो है वह निर्मल, शुद्ध, सुंदर और पवित्र जो है वह बन सकता है। ऐसा सुंदर ख्याल जो है वह पूज्य महात्मा गांधी ने जो है वह दिया था।
और गांधी जी का एक बड़ा सुंदर सा यह अधिक से अधिक किताबों की पढ़ाई करना जो है वह बापू को सबसे प्रिय था। और पूज्य महात्मा गांधी ने साहित्य की बहुत सी किताबों का भी अभ्यास किया। साथ ही में महात्मा गांधी जी ने जो है वह बहुत सी सुंदर सी किताबें जो है वह भी दी। साथ ही में सामयिक पाक्षिक जो है वह भी आश्रम से वे प्रकाशित करते रहे। और बापू की सबसे अधिक और सबसे प्रचलित और बहुत सी भाषाओं में जिनका अनुवाद हुआ वे सत्य के प्रयोग या बापू की आत्मकथा जो है वह भी बड़ी ही प्रसिद्ध और सुंदर सी आत्मकथा भी गांधी जी ने जो है वह लिखी है। और गांधी जी भी अधिक से अधिक किताबों की पढ़ाई जो है वह अपने पास जितना भी वक्त मिलता था उस वक्त का वे इस्तेमाल जो है वह किताबों की पढ़ाई में जो है वह करते थे। तो गांधी जी ने अच्छी सुंदर सी बात जो है वो बताई कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। कि किताबों से क्या होता है तो कि हमारे मन में जो अज्ञान है, हमारे पास जो ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान की यदि हमें प्राप्ति करनी है तो हमें किताबों की पढ़ाई करनी चाहिए। साथ ही में हमारे मन में मान लीजिए कि कोई अंधकार है तो अंधकार को मिटाकर ज्ञान का नया संचार करना है। ज्ञान के प्रकाश से हमारे मन को यदि हमें भरना है तो हमें अधिक से अधिक किताबों की पढ़ाई जो है वह करनी चाहिए। ऐसे ख्यालात बापू के थे। उसका जिक्र यहाँ पर पत्र लिखने वाला मित्र पूजन अपने प्रिय मित्र मनोज को दूसरे परिच्छेद में जो है वह बात करता है। आगे तीसरा परिच्छेद है, देखिए क्या है। किताबें ज्ञान का स्रोत है जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान है, हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। यहाँ पर बड़ा सुंदर सा शब्द जो है वो दिया गया हुआ है। मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिखता हूँ, सभी छात्र मेरे साथ साथ ये सारे शब्द जो है वह लिखते रहे और जिससे हमें जो है वह प्रस्तुत पत्र को समझने में सरलता प्राप्त होगी। नया ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता जिसे कहा जाता है जिज्ञासा। नया ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता जिसे कहा जाता है जिज्ञासा। तो यदि मान लीजिए कि हमें कुछ नया ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता हुई, इच्छा हुई और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम यदि किताब पढ़ते हैं तो हमें नए ज्ञान की जो है वह प्राप्ति होती है। और साथ ही यहाँ पर किताबों का महत्व जो है वह समझाते हुए पूजन मनोज को लिखता है कि ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें जो है वह ज्ञान की बातों को, विज्ञान की बातों को, विज्ञान के सिद्धांतों को गतिमान रखने का कार्य यदि कोई करता है तो वह केवल और केवल पुस्तकें है। और आगे देखें तो किताबें मूल्यवान है, हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना और संवारना है। किताबें जो है वह बड़ी ही मूल्यवान है। मूल्यवान यानी कैसी, तो कि जिसे हम कीमती कहते हैं वह। तो यहाँ पर यह शब्दार्थ समानार्थी के रूप में भी आ सकता है, तो लिख लेते हैं। कीमती और महंगी जिसे हम कहते हैं वह। तो किताबें बड़ी मूल्यवान है और हमें किताबों को पढ़कर हमारे जीवन को सजाना चाहिए एवं हमें अपने जीवन को संवारना भी चाहिए। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं पुस्तकें चाहिए। यहाँ पर
पूजन मित्र मनोज को किताबों का महत्व समझाते हुए लिखता है और कहता है कि मैं तुम्हें मित्र मनोज कहना चाहता हूँ कि मुझे अब पैसे नहीं चाहिए, तो कि मुझे अब तो पुस्तकें चाहिए और पुस्तकों से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट जो है वह देनी चाहिए। कि जन्मदिन का जब शुभ अवसर आता है तो जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमें गुलदस्ता नहीं देना चाहिए, तो कि हमें जो है वह पुस्तकें देनी चाहिए। गुलदस्ता किसे कहते हैं? आइए साथ में लिख लेते हैं। सुंदर फूलों और पत्तियों का बना कुछ, जिसे कहते हैं गुलदस्ता। जिसे अंग्रेजी में हम बुके कहते हैं, इंग्लिश में बुके कहते हैं। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी सुंदर सी बात जो है वह पूजन ने कही है और कहा है कि जन्मदिन के अवसर पर हमें सुंदर फूलों और पत्तियों का बना कुछ गुलदस्ता जो है वह नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? तो कि मुझे जो है वह किताबों की भेंट जो है वह देनी चाहिए। किसी का भी अवसर, जन्मदिन का अवसर है तो हमें गुलदस्ता नहीं देना चाहिए, हमें किताबों की अमूल्य भेंट जो है वह देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेंगी, और हमारे जीवन में देखें तो पुस्तकें जो है वह हमारी मित्र है और हमारी मित्र ही आजीवन रहेंगी, और इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। कि किताबों को पढ़कर ज्ञान अर्जन करना, अर्जन यानी क्या? तो लिखते हैं साथ में, अर्जन यानी प्राप्त करना। तो किताबों को पढ़कर ज्ञान प्राप्ति करने की जिम्मेदारी जो है वह हम सबकी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है, और पूजन जो है वह मित्र मनोज को लिखता है, कहता है कि मैंने वांचे गुजरात अभियान के अंतर्गत काम किया और उसमें भाग लिया, और तब से मैंने यह फैसला किया है कि मैं हर रोज अच्छी किताबें जो है वह, दरअसल देखा जाए तो सभी किताबें अच्छी ही होती है। कुछ किताबें जो है वह भी खराब तो किताबों को कभी कहा नहीं जाता, लेकिन उनके भीतर रखी स्थितिमान जो बात होती है वह थोड़ी गलत उटपटांग होती है, तो ऐसी किताबें नहीं। लेकिन अच्छी किताबों का एक पन्ना पढ़ना मैंने हर रोज जो है वह शुरू कर दिया है। मैं हर रोज एक अच्छी किताब और उसका एक पन्ना हर रोज पढ़ता हूँ। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगी। मैं यहाँ पर आशा करता हूँ, पूजन जो है वह मनोज को लिख रहा है कि मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे सामने यह मेरी आशा प्रकट करता हूँ कि मैं जिस प्रकार से हर रोज एक अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ता हूँ, ठीक उसी हिसाब से, उसी प्रकार से तुम भी हर रोज एक अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ो। ऐसी मैं तुम्हारे पास जो है वह प्रस्तुत पत्र से आशा भी करता हूँ। यह बात जो है वह लिखी है, और बाद में देखिए आगे पन्ना पलटिए और 18वें पन्ने पर लिखी गई बात है, देखिए क्या है। चलो आज से संकल्प करें, दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे।
के छोटा सा सुंदर सा परिच्छेद है और उसमें शुभ संकल्प पत्र में जो है वह किया गया हुआ है कि आज से ऐसा हम संकल्प करते हैं। संकल्प यानी क्या? तो आइए साथ मिलकर के ये शब्द भी जो है वह लिख लेते हैं। संकल्प किसे कहते हैं? दृढ़ निश्चय, दृढ़ मन से किया गया निर्धार, निश्चय, उसे कहते हैं संकल्प। तो आज से एक ऐसा शुभ संकल्प करते हैं कि दोस्तों के जन्मदिन या दोस्तों के घर में यदि कोई शुभ अवसर आता है तो हम शुभकामना के लिए कुछ जो है वह सुंदर से कार्ड बना करके जो है वह देते हैं। हैप्पी बर्थडे का कार्ड हो या कोई दूसरा शुभ प्रसंग हो, तो ऐसे शुभ प्रसंगों पर हम जो है वह शुभकामना के कार्ड तो देते ही है, लेकिन साथ में हम जो है किताबों का मूल्यवान, जो किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे कि किताबों की मूल्यवान, जिसका अधिक से अधिक मूल्य है, ऐसी मूल्यवान किताबों की हम जो है वह भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं, बुक चाहिए। जन्मदिन के शुभ अवसरों पर या प्रसंग, कोई भी शुभ प्रसंग हो तो शुभ प्रसंग पर हमें सुंदर फूलों की पत्तियों से बना हुआ फूल और फूलों की पत्तियों से बना हुआ गुच्छ यानी गुलदस्ता, जिसे इंग्लिश में बुके कहते हैं, तो हमें जो है शुभ प्रसंगों पर शुभकामनाओं के साथ हमें फूलों का गुलदस्ता, बुके नहीं चाहिए, लेकिन साथ में हमें बुक चाहिए। और परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। और अंत में देखिए सुंदर बात जो है वह लिखी गई हुई है कि परिवार के पूजन जो है वह मित्र मनोज को लिख रहा है कि तुम्हारे परिवारजन जो है, तुम्हारे माता पिता और दादा दादी, ये जो कुछ भी बड़े हैं परिवार के, ये बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उन सभी को मेरा जो है वह प्रणाम कहना। और प्रणाम के साथ यहाँ पर पत्र जो है वह देखिए पूरा हुआ। और पत्र के अंत में यहाँ पर देखिए जो है वह लिखा गया हुआ है, तुम्हारा दोस्त, और नीचे अल्प विराम के बाद नीचे जो है वह पूजन, ऐसा लिखा गया है लिखने वाले की बाईं ओर। यह जो है वह विदाई वचन, अंत वचन जो है वह लिखा गया हुआ है और उसी के साथ यहाँ पर यह सुंदर सा पत्र जो है वह पूरा होता है, पूर्ण हुआ। तो मैं यहाँ पर आशा करता हूँ कि यहाँ पर हम दो बात प्रस्तुत इस विषयान में जो है वह सीखें। एक पत्र लेखन की बात सीखें और दूसरी बात पुस्तकों का महत्व क्या है हमारे जीवन में, वह बात भी हम यहाँ पर समझे हैं और सीखे।